हाँ, ओके। कॉस्ट शीट स्टार्ट करने वाले आज अपने। ठीक है। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? देखो, ये शीट वर्ड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। क्या होता है? पेज। ठीक है ना? तो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, एक पेज है जहां पे कॉस्ट का डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, क्या क्या चीज में लग रहा है, उसका एक डिटेल्ड ब्रेकअप इस कॉस्ट शीट में रहेगा। ठीक। देखो, किसी भी गुड्स को जब हम प्रोड्यूस करेंगे या कोई भी सर्विस जब हम रेंडर करेंगे तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जब तक कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगा हम सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे को मेरा कॉस्ट ही नहीं पता है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक। तो कॉस्ट निकालना जरूरी है। तो कॉस्ट भी तो बहुत सारे चीजों में लग रहा है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कॉस्ट शीट में करेंगे। ठीक। अच्छा, कॉस्ट शीट करने के पहले या कॉस्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले दो तीन बातें हैं, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है। देखो, आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस आप रेंडर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो ये गुड्स एंड सर्विस आप कस्टमर को ही दोगे ना। तो कस्टमर से आप पैसा लोगे इसके लिए। तो कस्टमर से आप क्या लोगे? कॉस्ट लोगे प्लस प्रॉफिट लोगे। यही तो लेना है। ये जो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट का बेसिकली आप कस्टमर से दो तरह के कॉस्ट चार्ज करोगे। हमेशा याद रखना, कोई भी कस्टमर से आप दो तरह के कॉस्ट रिकवर करोगे। वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। सर, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कस्टमर को हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, वो पैसा उसके लिए ही खर्चा हुआ है, सिर्फ उसके लिए। तो वो पैसा तो हमको उससे लेना ही है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो उनके लिए भी लगे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं लगे हैं, उनके लिए भी लगे हैं। ठीक है। बात को समझो, तुम लोग इस रूम में बैठ के पढ़ रहे, तुम लोग सीए इंटर का स्टूडेंट है, ठीक है ना? तो तुम लोगों को हम अलग से एक मैट दिए, तो वो मैट का खर्चा सिर्फ तुम लोगों के लिए लगा है, वो पूरा हम तुम लोगों से लेंगे। लेकिन इस रूम का जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सिर्फ तुम लोगों के लिए थोड़ी लग रहा है, लेकिन तुम लोगों के लिए भी लग रहा है। तो तुम लोग से भी लेंगे कुछ पोर्शन, जितना तुम लोगों के लिए लग रहा है। डायरेक्ट खर्चा पूरा का पूरा तुमसे लेना है, 100% तुम्हारे लिए लगा है। समझो जल्दी। और इनडायरेक्ट खर्चा तुम्हारे लिए भी लगा है, तुम्हारे लिए ही नहीं लगा है सिर्फ, तुम्हारे लिए भी लगा है। ठीक है। तो उसका जितना पोर्शन तुम्हारे लिए लगा है वो हम तुमसे लेंगे, और डायरेक्ट हम तुमसे पूरा लेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हारे लिए क्या पोर्शन लगा, ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेशन होता है, बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेशन, उसके बेसिस पे हम लोग वो पैसा तुमसे चार्ज करेंगे। ठीक। तो डायरेक्ट कॉस्ट पूरा लेना है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लेना है, लेकिन कुछ पोर्शन, जितना पोर्शन तुम्हारे लिए लगा। ठीक। प्लस प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम? तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी गुड्स या सर्विसेज का जब तुम कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हो तो दो तरह के कॉस्ट आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो पर्टिकुलरली उस गुड्स या सर्विस के लिए लगे हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उसके लिए भी लगे हैं। डन? ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। सर, नॉर्मल लॉस क्या होता है?
नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो पहले से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और मेरे को पता होता है कि ये लॉस नॉर्मल है, ये होगा ही, अनअवॉइडेबल है, ये लॉस अनअवॉइडेबल है, ये लॉस होगा ही, हम पहले से इसको एंटिसिपेट कर पाते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ये सडन लॉस अराइज होते हैं। ठीक है, लॉस बाय फायर, आपको पहले से पता था कि आग लगने वाला है। लॉस बाय एक्सीडेंट्स, आपको पहले से पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाएगा, आपको पता था क्या पहले से? तो ऐसे लॉस जो पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे लॉसेस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक, एबनॉर्मल लॉस जब भी पूरे कॉस्ट में कहीं पर भी आएगा, याद रखना वो नॉर्मल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, मींस वो कभी भी हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस पूरा का पूरा मेरा नुकसान है, हम कस्टमर से कभी भी एबनॉर्मल लॉस नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? नॉर्मल लॉस पूरा लेंगे कस्टमर से। ठीक है, नॉर्मल लॉस का जो मेरा नुकसान हुआ है वो हमेशा मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जहां पर भी आएगा उसको पूरा सेपरेट कर देना है, वो कभी भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बन सकता। एबनॉर्मल लॉस हम कभी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक, एबनॉर्मल लॉस जहां दिखेगा उसको साइड कर देना है, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है, हमारा लॉस होता है, हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। डन, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये दो बातें एकदम अच्छे से याद रखना, कॉस्ट के हर एक चैप्टर में ये आपको काम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अपने चलते कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। ठीक, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अच्छे से आपको समझना है। एग्जाम में जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आजकल बहुत कॉमन है, आता ही है, नहीं आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता ही है अब एग्जाम में। ठीक है, चलिए। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देखो बेसिकली ना किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचने के लिए हमारा तीन मेजर खर्चा होता है। एक, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का खर्चा, एक अपने बिजनेस को मैनेज करने का, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का खर्चा, और तीसरा उस गुड्स को सेल करने का खर्चा। ये तीन ब्रॉड एरिया है जहां पे मेरे खर्चे लगते हैं। क्या क्या चीज में? गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और तीसरा सेलिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ये तीन ब्रॉड एरिया है जहां पे मेरा खर्चा लगेगा। ठीक, और ये तीनों एरिया में डायरेक्ट कॉस्ट भी लग सकते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग सकते हैं। ठीक, मींस प्रोडक्शन करते वक्त डायरेक्ट खर्चे भी लग सकते हैं और इनडायरेक्ट भी लग सकता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट खर्चा भी आ सकता है, इनडायरेक्ट खर्चा भी आ सकता है, और सेलिंग कॉस्ट में भी डायरेक्ट कॉस्ट आ सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ सकता है। ठीक, चलिए, तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सबसे पहला चीज आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड,
व्हाट इज दिस डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में समझते हैं। रॉ मटेरियल, जैसे सपोज कीजिए आप पनीर का सब्जी बना रहे हैं, तो पनीर का सब्जी में पनीर जो है वो मेन है, वो रॉ मटेरियल है, वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। जैसे सपोज कीजिए हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हम पनीर का सब्जी सर्व कर रहे हैं, ठीक, तो उस पनीर का सब्जी के लिए हम पनीर खरीदे, वो हो गया पनीर का सब्जी के लिए क्या, डायरेक्ट मटेरियल। अब हम मसाला खरीदे हैं बहुत सारा, ठीक है, तो वो जो मसाला हम खरीदे हैं, कुछ ऐसा मसाला होगा जो स्पेसिफिकली पनीर का सब्जी के लिए खरीदे, और कुछ मसाले ऐसे होंगे जो बहुत सारे रेसिपीज के लिए खरीदे, पनीर का सब्जी में भी यूज होगा, ठीक है। तो जो पनीर का सब्जी में भी यूज होगा और बाकी में भी यूज होगा, वो मटेरियल हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और जो स्पेसिफिकली उसके लिए खरीदे, वो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आपको लेना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आपको लेना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या आ गया, डायरेक्ट वेजेस। फिर आपको लेना है एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस मेजरली मटेरियल और लेबर पे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा डायरेक्ट खर्चा है, कोई ऐसा खर्चा है जो सिर्फ इस गुड्स या सर्विस के लिए लग रहा है स्पेसिफिकली, तो वो एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। ये तीनों लेने के बाद यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। ये तीनों लेने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये तीनों लेने के बाद यू विल गेट व्हाट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली प्राइमरी खर्चा, जो इसके बिना तो ये गुड्स बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। पनीर का सब्जी बनाना है, पनीर ही नहीं है तो कैसे बनेगा पनीर का सब्जी, समझ में आ रहा बात, ठीक है। रोटी बनाना है घर में, आटा नहीं है, तो रोटी बनेगा कैसे, ठीक। सर आटा है, बनाने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप थोड़ी बन जाएगा, समझ में आ रहा बात। तो दीज जो कॉस्ट है, मटेरियल, वेजेस, ये सब एकदम प्राइमरी है, इसके बिना तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए इनका नाम क्या दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट, ठीक। ये लगना ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्राइम कॉस्ट, ठीक। प्राइम कॉस्ट के बाद लिखिए, इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या आएंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। ये जो ओवरहेड्स वर्ड है ना, यही होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक। और ये फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है, ये सबका मतलब एक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, किसी भी नाम से दिया हुआ रहे, ये सबका मतलब एक है, ठीक।
तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो गया, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद आपको मिलेगा ग्रॉस वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग WIP। इसमें आप ऐड करोगे क्या, ओपनिंग WIP। WIP का मतलब समझते हैं आप लोग, व्हाट इज WIP? फुल फॉर्म नहीं पूछे। WIP वो चीज है जो ना ही अभी रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश गुड्स है, बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, दैट इज WIP। तो ओपनिंग WIP इसमें क्या कर देंगे, ऐड, और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP ऐड और क्लोजिंग WIP माइनस। ये प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। बोलो, बताते ओपनिंग क्लोजिंग ऐड माइनस क्यों किए। हुआ? अब सवाल ये है कि सर ओपनिंग WIP प्लस क्यों हुआ और क्लोजिंग WIP माइनस क्यों हुआ, ठीक है। ध्यान देके सुनिए, यहां पे देखिए, ये आपका साल का फर्स्ट डे है, दिस इज द फर्स्ट डे, ठीक। आपके पास ऑलरेडी 50,000 रुपया का गुड्स पड़ा हुआ है जो कि WIP स्टेज में है। मीन्स आप पैसा खर्चा कर रहे हो, तो ना ही अभी एकदम रॉ मटेरियल है और ना ही अभी फिनिश प्रोडक्ट बना है। आपने रॉ मटेरियल डाल दिया, कुछ लेबर का खर्चा हो गया, और जो जो अलग अदर आइटम्स रिक्वायर्ड थे प्रोडक्शन के लिए आप कुछ कुछ डाल चुके हो। मीन्स जितना रुपया अभी तक खर्चा हुआ उसका वैल्यू है 50,000 रुपया। इसमें मटेरियल भी इंक्लूडेड है, जितना लेबर काम किया अभी तक वो भी इंक्लूडेड है, अदर एक्सपेंसेस अभी तक जितना लगा है वो भी इंक्लूडेड है। इसमें और काम होना अभी बाकी है, तब ये फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। डन। ड्यूरिंग द ईयर आप और खर्चा कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे भी खर्चा कर रहे हैं, इस 50,000 पे और पैसा डाल रहे हैं, और नया भी और पैसा डाल रहे हैं, नया मटेरियल खरीद रहे हैं, सब कर रहे हैं। पूरा साल भर में आप 5 लाख रुपया और खर्चा किए, तो पहले से कितना खर्चा हो गया था आपका, 50। ड्यूरिंग द ईयर आप कितना खर्चा किए, और 5 लाख। तो कितना खर्चा आपके पॉकेट से हो चुका अभी तक, 5,50,000। ईयर एंड में आप देख रहे हैं कि आपके पास ना जो माल पड़ा हुआ है WIP स्टेज में वो सिर्फ 30,000 का है। ईयर एंड में भी तो कुछ WIP पड़ा रहेगा, तो आप देख रहे हैं वो सिर्फ 30,000 का है। तो बाकी 5,20,000 कहाँ गया, वो बन गया ना, वो प्रोड्यूस हो गया, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 लाख है ये अभी का खर्चा है, जो करंट में आप ऐड करते जा रहे हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये वो वाला 5 लाख है, ठीक है। इसमें ओपनिंग 50,000 ऐड किए, 550, क्लोजिंग 30 माइनस कर दिए, तो जो 520 बचा वो हमारा WIP से कहाँ कन्वर्ट हो गया है, फिनिश गुड्स में, वो प्रोडक्शन में जा चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। इसलिए ओपनिंग WIP ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं, ठीक। या आप सपोज लो ओपनिंग WIP नहीं है आपके पास, करेंट ईयर में आप साल भर में 10 लाख रुपया खर्चा किए हैं प्रोडक्शन के पीछे,
बट ईयर एंड में आपको दिख रहा है कि 1 लाख रुपया का माल पड़ा हुआ है जो अभी तक फिनिश गुड्स बना नहीं है, तो आप तो 10 लाख खर्चा किए हैं ना, 1 लाख अभी भी WIP में पड़ा हुआ है, तो बाकी 9 लाख कहाँ गया? वो प्रोड्यूस हो गया है, तो ओपनिंग WIP था नहीं, क्लोजिंग WIP तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो करंट ईयर का प्रोडक्शन पता करने के लिए अब ओपनिंग WIP ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ठीक है। कहां तक लिख चुके अभी हम लोग? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। आगे लिखिए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने को कुछ आइटम प्लस करना है और कुछ आइटम माइनस करना है। हम्म। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप ऐड कीजिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये सब चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आप अभी ऐड कीजिए। नहीं, लिखिए, ऐड कीजिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर ऐड कीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर ऐड कीजिए एडमिन ओवरहेड। जी। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होगा, प्राइमरी पैकेजिंग ऐड होगा। ये सब करके यू विल गेट व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हुआ? सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के ऊपर। सर ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या है? ध्यान दीजिए सर, हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, हमारे कंपनी में ना एक क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होगा जो ये चेक करेगा, जो ये चेक करेगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो बेंचमार्क को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मींस जैसा प्रोडक्शन होना चाहिए था सब कुछ वैसा हुआ है कि नहीं। बिना क्वालिटी को इंस्पेक्ट किए हम मार्केट में अपना गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे, मेरी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ठीक? आप लोग ब्रांड फैक्ट्री वगैरह गए हो कभी? ब्रांड फैक्ट्री, हाँ, नाम सुने हो ना ब्रांड फैक्ट्री का? ब्रांड फैक्ट्री में हर तरह के ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं, है ना? आपको पता है वो हर ब्रांड के जो रिजेक्टेड माल रहते हैं ना वो रहते हैं ब्रांड फैक्ट्री में। एक पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्शन किया, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर दिया, वो ब्रांड फैक्ट्री में मिलता है। एकदम नहीं, समझ में आपको नहीं आता है, आप एकदम ध्यान से उसको इंस्पेक्ट करोगे ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसमें दिखेगा ही दिखेगा, ये 100% है। कहीं पे कोई सूता निकला हुआ होगा, कहीं पे हल्का सा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा।
ठीक है, प्रॉब्लम होगा ही होगा। वो नॉर्मल नजर से आप देखोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बिना प्रोडक्शन के क्वालिटी को इंस्पेक्ट किए उसको मार्केट में सप्लाई नहीं करेगी। ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उस क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा लगता है ना, वो आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। ठीक, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्या ऐड करना है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां पे नहीं आएंगे, सिर्फ वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट यहां पर आएगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रोवाइज करने के लिए लगा है, या प्रोडक्शन प्रोसेस को और इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट लगे हैं वो यहां पर आएंगे। ठीक, हालांकि वैसे क्वेश्चन में उतना डिटेल्ड ब्रेकअप आपको देता नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, देता है तो अपने मान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से ही रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद क्या ऐड करना है आपको? एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको सिर्फ वही लेने हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, वो यहां पे नहीं आएगा। सर क्वेश्चन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है, नहीं बताया है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है। आप कुछ भी मान के सम सॉल्व कर सकते हो, इंस्टीट्यूट दोनों ऑल्टरनेट को इज्जत देता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो यहां आएगा, लिख दिया है प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो यहां नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा और बताया नहीं है कुछ, तो आप कुछ भी मान के सम को सॉल्व कर सकते हैं, नीचे आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या आपने क्या माना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक, फिर क्या माइनस करना है? सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है ना सर, कैसा सेल ऑफ स्क्रैप? बात को समझिए, सुनिए, बात को समझिए। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या है, बहुत ध्यान देके सुनिएगा। देखिए, आप प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। हो सकता है ना वो रॉ मटेरियल कुछ स्क्रैप हो जाए, वो रॉ मटेरियल कुछ सड़ गया, गल गया, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, वो रॉ मटेरियल ही स्क्रैप हो गया, हो सकता है कि नहीं? वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। ये जो सेल ऑफ स्क्रैप लिखा हुआ है ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है। ठीक है, तो सर ये कौन सा स्क्रैप है? आपने प्रोडक्शन किया, ठीक, आपने प्रोडक्शन किया, अब वो प्रोडक्शन ना कुछ डिफेक्टिव हो गया, वो प्रोडक्शन कुछ डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो डिफेक्ट ऐसा है उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो रेक्टिफाई होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो उसको क्या करेंगे फिर हम लोग? कम दाम पे बेच देंगे। अगर वो डिफेक्ट रेक्टिफाई होना पॉसिबल होता तो उसको रेक्टिफाई कर लेते, लेकिन वो रेक्टिफाई होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो रेक्टिफाई होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको एज अ सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग बेच देंगे। वो वाले सेल ऑफ स्क्रैप का बात हो रहा है यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रैप रॉ मटेरियल का है कि फिनिश प्रोडक्ट का है, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। और पढ़ के अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर, क्वेश्चन बता देगा आपको कि स्क्रैप क्या चीज का है। ठीक है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप गलती से भी माइनस मत कर देना यहाँ पे। ठीक, ये किसका स्क्रैप माइनस होगा? फिनिश प्रोडक्ट का। ऐसे फिनिश प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव हो गए और उनका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसके बाद क्या ऐड करेंगे? प्राइमरी पैकेजिंग। इसके बाद क्या ऐड करेंगे? प्राइमरी पैकेजिंग। डन। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है?
सर दो तरह की पैकेजिंग होती है, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। ठीक है, घर में कोलगेट यूज की हो कभी? सर रोज करते हैं, है ना? तो वो जो पेस्ट है वो जिस ट्यूब के अंदर में रहता है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। जब आप बाजार से खरीदने जाते हो पेस्ट को तो आपको खाली वो ट्यूब थोड़ी पकड़ा देता है, आपको तो एक बॉक्स में देता है ना, वो बॉक्स है सेकेंडरी पैकेजिंग। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? जैसे सपोज करो आप लेस खरीद रहे हो, तो चिप्स है, वो चिप्स जिस पैकेट के अंदर में है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। लेकिन कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेचने के लिए, फैक्ट्री से जब निकलता है वो लेज तो कार्टन्स में निकलेगा ना, वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जो गुड्स के स्टोरेज के लिए एसेंशियल है, उसके बिना गुड्स को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडरी पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। समझ में आ रहा बात? तो प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग में डिफरेंस है। आप यहां पे सिर्फ कौन सा पैकेजिंग लेंगे? प्राइमरी पैकेजिंग। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी पैकेजिंग यहां पे नहीं आएगा। डन। प्राइमरी पैकेजिंग ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने इस साल जितने रुपए का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया उसका ये कॉस्ट है। ठीक, अब इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या ऐड करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो हाईलाइट किए हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। पास में बहुत सारा स्टार मार्क है, पास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब आप माइनस करेंगे ना क्वेश्चन में, इसका वैल्यू, इसका अमाउंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको इसको कैलकुलेट करना है। और यही एक ऐसा एरिया है जहां पे बच्चों का कॉस्ट शीट बर्बाद हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना ही सिर्फ कॉस्ट शीट में, सिर्फ कॉस्ट शीट में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में इस क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारा सम इसके कारण बच्चों का बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान से जब सम्स बनाएंगे तब डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप माइनस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे। ये प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस क्यों हुआ? एनी आइडिया? देखो साल भर में हमने 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया फिनिश गुड्स, 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है फिनिश गुड्स का। वो तो ये है, वो ये वाला है, ये जो आया है ना
वो ये है साल भर में आपने कितना फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, साल के शुरू में कुछ फिनिश गुड्स पड़ा हुआ था जो पिछले सालों में प्रोड्यूस किए थे, लेकिन वो बिका नहीं था। ये जरूरी थोड़ी है कि आप जो माल बना लोगे, जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो बिक ही जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो सर साल के शुरू दिन में ना 2000 यूनिट ऐसे थे जो फिनिश गुड्स बन चुके थे लेकिन वो बिका नहीं था। तो 2000 यूनिट फिनिश गुड्स साल के शुरू में था हमारे पास, और 50,000 करंट ईयर में बनाए, तो टोटल कितना हो गया 52। ईयर एंड में देख रहे 3000 यूनिट अभी भी पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है, तो कितना बिका 49। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाने के लिए आपको फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होगा और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? तो क्या आ गया सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अपने ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ, सेकेंडरी पैकेजिंग वगैरह सब इसी में आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लग रहा है। ठीक है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक। अच्छा, एक बात याद रखना, बच्चे लोग इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है ना, ये उतना ही यूनिट में लगेगा जितना यूनिट अपने सेल कर रहे हैं। जैसे 50,000 यूनिट अपने बनाए थे, 2000 ओपनिंग में पहले से था, तो 52 हुआ, 3000 अभी भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, तो सेल कितना किए 49। तो ये जो भी खर्चा लगेगा ये 49 पे लगेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो सेल कर रहे हैं उस पे लगता है। क्वेश्चन में ना बहुत बार पर यूनिट के हिसाब से बता देता है कि मेरा सेलिंग कॉस्ट 2 रुपया है पर यूनिट। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन की है ना 50,000 उस पे मत ले लेना। ठीक है ना, जो सेल कर रहे हैं जो यूनिट्स उस पे आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मेरा फाइनल कॉस्ट है जो हमको कस्टमर से लेना है। इसमें अपने प्रॉफिट ऐड करेंगे और फाइनल सेल प्राइस आ जाएगा। डन। ठीक है। तो एक बार शुरू से फॉर्मेट को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद और जो बातचीत है वो करेंगे। सबसे पहले क्या लेना है आपको, डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या लेना है, डायरेक्ट वेजेस। फिर क्या लेना है, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। तो सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड करके यू विल गेट व्हाट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आने के बाद सर फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, सर अगर फैक्ट्री में कोई डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है तो डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है अगर फैक्ट्री में, तो क्या करना है, वो ऊपर चल जाएगा एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट नेचर का अगर कोई भी खर्चा है तो वो सब ऊपर आ जाएगा प्रोडक्शन से रिलेटेड। ध्यान दे के सर, सेलिंग करने में कोई मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, बात को समझिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कोई डायरेक्ट कॉस्ट है, वो ऊपर नहीं आएगा। हाँ, ऊपर में ये जो भी खर्चा है ना सर, यहाँ पे जो भी डायरेक्ट पार्ट लिखवाए हैं ये सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट है। ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। सारा डायरेक्ट खर्चा वहां मत ले लेना, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है ना। तो सर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो ऊपर कवर हो गए। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सर प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में कवर हो गए, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या कवर हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड
इनडायरेक्ट कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम? ये प्लस माइनस करके यू विल गेट व्हाट? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें WIP का एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग WIP प्लस और क्लोजिंग WIP माइनस। प्लस माइनस करके क्या मिल जाएगा अपने को? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद आप प्लस माइनस करेंगे कुछ चीजों का। क्या क्या? क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं करना है। only those office and administration overheads will be added which are attributable to production। एडमिन ओवरहेड भी दो तरीके के होती है, एक जनरल और एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड वाला यहां पर ऐड करेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा ऐड हो जाएगा, ठीक है, और लेस होगा क्या? सेल ऑफ स्क्रैप। कौन सा सेल ऑफ स्क्रैप? फिनिश गुड्स वाला। रॉ मटेरियल का स्क्रैप यहां से माइनस मत कर देना। ठीक, तो ये प्लस माइनस करके क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज द फाइनल कॉस्ट जो कस्टमर से लेना है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी भी तरह का एबनॉर्मल कॉस्ट अगर है, एबनॉर्मल कॉस्ट, वो पूरे कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ठीक, डन। तो 2-3 मिनट 5 मिनट का टाइम लो, पूरे फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ो, दिमाग में बैठाओ, उसके बाद आगे का बात करेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किए हैं ना, यहीं पर आपको वैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो यहां पे ऐड हो जाएंगे। जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। समझ में आ रहा है बात? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहां पे ऐड हो जाएगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और एक जो जनरल है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट याद हुआ क्या? सर फिर से एक बार, सबसे पहले क्या लेना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या लेना है? डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या लेना है? एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑब्वियस सा बात है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है ना? तो ये तीनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर WIP का एडजस्टमेंट, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना? फिर क्या करना है? क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा ऐड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड करना है, एडमिन का खर्चा ऐड करना है विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग ऐड करना है एंड सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है। स्क्रैप कौन सा? फिनिश गुड्स वाला। ठीक, तो प्लस माइनस करके क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे ऐड करेंगे जो ऊपर नहीं आए, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो नहीं है, जनरल वाले, तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिल जाएगा फाइनल सेल प्राइस। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके सर, कोई भी एबनॉर्मल खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, इसमें बहुत सारा आइटम प्लस माइनस होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए। ठीक, ध्यान दीजिए,
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स मत ले लेना। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स मत ले लेना गलती से भी। तुम लोग डिफरेंस समझते हैं ना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में। तो ओपनिंग स्टॉक किसका लेना है? रॉ मटेरियल का। भैया साल के शुरू में हमारे पास इतना का रॉ मटेरियल ऑलरेडी था। फिर अपने क्या किए? परचेज। क्या चीज का परचेज किए? रॉ मटेरियल का। इतना साल भर में और परचेज किए। बात को समझो, मेरे पास साल के शुरू में 10,000 रुपए के रॉ मटेरियल थे। हमने साल भर में 5 लाख का रॉ मटेरियल और खरीदा, तो टोटल रॉ मटेरियल कितने के हो गए? 5 10। लेकिन क्लोजिंग में अपने को दिख रहा है 30,000 का रॉ मटेरियल अभी भी है हमारे पास। ठीक है ना? 10,000 शुरू में था, 5 लाख खरीदे, तो कितना का हो गया? 5 10, 30 अभी भी है रॉ मटेरियल हमारे पास, तो बाकी कहां गया? वो कंज्यूम हो गया प्रोडक्शन में। ठीक है ना? तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे? परचेस। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? माइनस। ठीक, तो क्या मिल जाएगा अपने को? रॉ मटेरियल कितने का आपने कंज्यूम किया। ठीक है ना? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान देके सुनिए। ये जो परचेज कर रहे हैं ना आप, ये जो परचेज कर रहे हैं, परचेज करते वक्त हो सकता है आपको कुछ टैक्सेस का पेमेंट करना पड़े, लाइक जीएसटी। परचेज करते वक्त आपको क्या चीज का पेमेंट करना पड़े? सर्टेन टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। ठीक, आपने जो 5 लाख का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, इसमें आपने 50,000 रुपए का जीएसटी पेमेंट किया है, तो उसका क्या करना है सर? ध्यान देके सुनिए। अगर वो जीएसटी आपको वापस मिलने वाला है आईटीसी के फॉर्म में, आप लोग अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्लास में पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर में कि हम लोग जो भी इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करते हैं, उसका अपने को आईटीसी के रूप में आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो हमारा लाइबिलिटी रहता है वहां से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन सारे नहीं होते, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। आप आईटीसी के ऊपर एक चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन सा एलिजिबल आईटीसी होता है और कौन सा इनएलिजिबल होता है। तो जब भी आप इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करेंगे, सारे का इनपुट नहीं मिलेगा। तो आपको यह देखना है कि इसका इनपुट मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर इनपुट मिलना है तो ये तो आपका कॉस्ट हुआ ही नहीं। आज लगा है वापस मिल जाएगा, तो ये तो आपका कॉस्ट बना ही नहीं, तो वो यहां पे मत ले लेना। लेकिन अगर इसका इनपुट नहीं मिलना है तो वो तो आपका कॉस्ट है, वो यहां पे आएगा। तो सर 5 लाख का आपने रॉ मटेरियल खरीदे, 50,000 का जीएसटी पेमेंट हुआ, तो घर से पैसा गया 5,50,000। अगर ये 50,000 का जीएसटी इनपुट के फॉर्म में आपको वापस मिलना है तो वो 50,000 यहां मत ले लेना, सिर्फ 5 लाख लेना। लेकिन अगर वो नहीं मिलना है, इन एलिजिबल है, तो पूरा 5,50,000 यहां पे आ जाएगा। सर पता कैसे चलेगा एलिजिबल है कि नहीं है? क्वेश्चन बताएगा आपको। सर क्वेश्चन नहीं बता रहा है, मान लेना एलिजिबल है। हालांकि क्वेश्चन बता देगा। मेरे को ना सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम है, यहां पे आप लोग बर्बादी कर दोगे। ध्यान देके देखिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग जीएसटी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, मतलब जो भी जीएसटी का पेमेंट किए
उसका इनपुट मिल जाएगा। ठीक है ना। और आपको टोटल वैल्यू दिया हुआ है 2,36,000। तो अपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कितना फिगर लें? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कितना फिगर लें? बोलने दो सबको। 2,36,000। तो परचेज में कितना फिगर लें? इसमें कितना जीएसटी घुसा हुआ है? आप 2,36,000 से उसका 18% माइनस कर दिए होंगे, है ना। यही डर है मेरे को। ध्यान दीजिए, बात को समझिए। ये जो 2,36,000 है, ये जीएसटी ऐड होकर आया हुआ है कि नहीं? तो जीएसटी ऐड किस पे होगा? जीएसटी ऐड होके जो अमाउंट आया उस पे, कि जो जीएसटी चार्ज होने के पहले अमाउंट था उस पे? जो बेसिक होगा उस पे ना जीएसटी का परसेंटेज अप्लाई करेंगे, हैं। तो जैसे सपोज कीजिए आपका बेसिक प्राइस है 100 रुपया। आपका बेसिक प्राइस कितना है? 100 रुपया। 100 के ऊपर ना 18 रुपया चार्ज होगा। तो आफ्टर जीएसटी ये कितना बन जाएगा? 118। तो आपको तो ये 118 पता है इंक्लूडिंग जीएसटी। आप इसका 18% कैसे माइनस कर रहे हैं? 18% जो ऐड हुआ है वो 100 का ऐड हुआ है कि 118 का ऐड हुआ है? 100 का। लेकिन आप अभी माइनस कर रहे हैं किससे? 118 का 18%। तो कैसे मैच करेगा? समझ में आ रहा है? तो सर क्या करना है? मन में बिफोर जीएसटी प्राइस को 100 मान लीजिए। जीएसटी 18 चार्ज हुआ, तो आफ्टर जीएसटी कितना हो गया? आपको इस तीन में कौन सा फिगर पता है? बिफोर जीएसटी का प्राइस, जीएसटी का प्राइस, कि आफ्टर जीएसटी का प्राइस? आफ्टर जीएसटी। यानी आपको ये पता है, इसका वैल्यू पता है 2,36,000। अब सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो कीजिए। इफ 118 इज 2,36,000, तो 1 इज इक्वल टू वॉट? एकदम क्लास 2-3 का मेंटल मैथ्स। 1 इज इक्वल टू वॉट? 2,36,000 डिवाइड बाई 118। तो ये 18 कितना के बराबर होगा? 2,36,000 बाई 118 इंटू 18। और ये 100 कितना के बराबर होगा? 2,36,000 बाई 118 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 2 लाख, ये आ जाएगा 36,000, टोटल में आ जाएगा 236। ठीक है। तो सर अगर इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस दिया हुआ है, जीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ है, तो उससे उसका उतना परसेंट माइनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल एरियाज, जहां पे मिस्टेक होता है। ठीक है। यही सब चीज को ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर हमको जीएसटी हटाना है। कॉन्सेप्ट तो ये है, क्योंकि जीएसटी का इनपुट अवेलेबल है तो जीएसटी नहीं लेना है कॉस्ट में। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कितना से हटाना है उसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक। कोई प्रॉब्लम? मेजर बच्चों के साथ एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है। ब, क्या करना है ये पता है बच्चों को, जीएसटी हटाना है ये पता है, लेकिन कितना हटेगा यहां पे प्रॉब्लम। तो बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम में फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गधे हैं, उनको आता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा बात ध्यान रखना है। डन। चलो एक बताओ तो, देखे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जीएसटी दिया हुआ है 12%। ठीक है। और जो परचेस का फिगर है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग 4,48,000। तो बताओ इसमें जीएसटी कितना है और परचेज का वैल्यू कितना है? बोलो।
जीएसटी 48,000 है और परचेज 4 लाख है। ये आया कि नहीं समझ में? पक्का ना? क्लियर हो गया तो ठीक। अच्छा, अगर अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ये जो परचेज है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है 12%, 4,48,000, और नीचे लिख दिया है कि इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। ठीक। अब जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों को आदत हो जाता है, ठीक है ना, तो 10 आप घर में 10 सम प्रैक्टिस किए हो, 10 में था कि इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, तो आप 448 डिवाइड बाई 112 इंटू 100 सब किए, एग्जाम में लिखा हुआ इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, आप अपना पैटर्न को फॉलो किए करके, समझ रहे हो कहां पे गलती है? तो क्वेश्चन को पढ़ना, एक एक शब्द को ध्यान देना बहुत जरूरी है, हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक। कोई प्रॉब्लम है? आ रहा है बस समझ में? ये जीएसटी का कहानी समझ में आया? ओके। फिर सर, आप जब ये परचेज कर रहे हैं ना रॉ मटेरियल, हो सकता है परचेज के वक्त आपका कुछ खर्चा और लगे, लाइक कैरेज इनवर्ड। परचेज कर रहे हैं तो परचेज के लिए आपका कैरेज का खर्चा लग रहा है, कैरेज इनवर्ड, वो यहीं पे चला जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ही प्लस माइनस हो जाएगा। सर रास्ते में हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए अपने इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका। रॉ मटेरियल अपने बाहर से मंगवा रहे हैं, राजस्थान से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो रास्ते में तो सर कुछ भी हो सकता है, उस लॉस को अवॉइड करने के लिए अपने उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है ना, वो इंश्योरेंस का खर्चा भी यहां पर ऐड होगा। हाँ, ये इंश्योरेंस क्या चीज का है? रॉ मटेरियल जो खरीद के मंगा रहे हैं, रास्ते में रॉ मटेरियल जो मेरे पास आएगा, रास्ते का इंश्योरेंस है ये, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, सिर्फ वो वाला इंश्योरेंस यहां पर ऐड होगा। आप मत लो तो नहीं होगा, आप लिए हो तो आपका खर्चा लगा है ना, अगर तुम इंश्योरेंस करवाए हो तो खर्चा लगा है ना, तो यहाँ पे आएगा। इंश्योरेंस ही नहीं करवाए तो बात खत्म। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो सर परचेज से रिलेटेड जो ये सब खर्चे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है, ये जो खर्चा लगा है ये रॉ मटेरियल के परचेज से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो सारे खर्चे भी यहां पर ऐड होंगे। कोई प्रॉब्लम? आ रहा है बस समझ में? ठीक। वही कैरेज का तो बात की है ना, फ्रेट कैरेज एक ही चीज है, ठीक है। आ रहा है बस समझ में? सर अपने रॉ मटेरियल ना किसी कंटेनर में मंगवाए हैं, बचपन में याद करो, बचपन में थम्स अप पेप्सी जब अपने कांच का बोतल में पीते थे, तो दुकान वाले से वो बोतल घर में लेकर आते थे, वो एक्स्ट्रा पैसा रख लेता था, फिर वापस देते थे तो रिफंड करता था, है ना? तो वैसे ही सपोज करो, अपने जो रॉ मटेरियल मंगवाए हैं ना, वो सामने वाला अपना कंटेनर में भेजा है मेरे को, ठीक, और वो कंटेनर हमसे वापस ले लेगा, ठीक है। तो उस कंटेनर के लिए अगर वो कुछ पैसा लिया है हमसे, या मान लो वो कंटेनर हमसे वापस नहीं लेगा, बोलेगा तुम ही रख लो, तो उस कंटेनर का भी जो पैसा लिया है ना वो हमसे, वो भी यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक। या फिर वो ऐसा बोल सकता है कि आप रॉ मटेरियल आपको खरीदना है, आप अपना कंटेनर भेज दीजिए, हम उसमें मटेरियल भर के आपको भेज देंगे। तो कंटेनर अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, तो मेरा कॉस्ट लगा नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन सामने वाला का अगर मेरे से कंटेनर कॉस्ट ले रहा है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। हाँ, अब जैसे सपोज करिए आपका कंटेनर के लिए वो आपसे 1 लाख रुपया ले लिया, जिसमें 95,000 रिफंडेबल है, तो आपका खर्चा तो 5,000 ही लगा है, तो 5,000 यहाँ पर आएगा। सर 1 लाख लिया, पूरा 1 लाख रिफंड कर देगा, मत लेना कुछ, ठीक है। समझ में आ रही है बातचीत? तो ये कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए अब एक सम करेंगे अपने, तो थोड़ा सा आइडिया अपना क्लियर होगा, ठीक। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल from the books and records of Q Limited.
क्यू लिमिटेड एक कंपनी है, उसके कुछ डेटा, कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिए हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये अप्रैल मंथ का है, एक महीने का। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट जनरली ये जो ऊपर का लाइन होता है ना, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हम देखो क्वेश्चन पढ़े, हम क्यू लिमिटेड को भी इज्जत दिए, क्यू लिमिटेड एक कंपनी है, कोई काम का नहीं है हमारा सम सॉल्विंग के वक्त, लेकिन आपको इज्जत देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है, इसको इज्जत देना है। ये अगर इज्जत नहीं दे रहे हो आप फंस जाओगे सम करते वक्त। नीचे जो भी डेटा दिया गया है ये एक महीने का डेटा है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बस समझ में? ठीक है सर, क्या डेटा दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना लगा है? 1,20,000। ब्रैकेट में लिख दिया 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर का खर्चा लगा 1,20,000 विच इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? पक्का? हाँ, आई वॉन्ट कि आप लोग कैलकुलेटर में करके बताओ 1 लाख कैसे आया, प्रोसेस क्या है 1 लाख निकालने का। प्रॉब्लम इज ये फिगर ऐसा दिया हुआ है ना, 1 लाख आपके मुंह से आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये फिगर कुछ और दिया रहता तो आपको निकालने में दिक्कत होता। हमको वो प्रोसेस बताओ, 1 लाख कहां से आएगा, कैसे आएगा? डिवाइडेड बाई 120%। 1,20,000 किसका 120% है? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 120%, तो 1 लाख आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू। यहां पे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू निकालते हैं 1,20,000 इंटू 120%। ये कॉमन मिस्टेक है। आपको अभी लग रहा होगा सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, हम लोग ऐसे थोड़ी करेंगे। ये मिस्टेक होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है सर, फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का 120% नहीं है, ठीक है ना? मतलब लेबर का जो कॉस्ट लग रहा है उसका 120% फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। जल्दी, तो ये जो 120 है दिस इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये किसका 120% है? इसका 120% नहीं निकालना है, ये किसका 120% है ये निकालना है। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू आ गया 1 लाख। डन। ये पहला जगह है जहां पे एग्जाम में गलती होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकाल के दे दिया है 4 लाख, मतलब पूरा कॉस्ट शीट का जो लास्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दिया है 4 लाख। ठीक है, और सेल्स का वैल्यू भी आपको बता दिया है 5 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, नीचे कुछ और डेटा दिया हुआ है, देखो क्या डेटा दिया हुआ है। 1 अप्रैल 20, अप्रैल का शुरुआत, और 30 अप्रैल 20 यानी अप्रैल का क्लोजिंग। रॉ मटेरियल, ये क्या हो गया सर? ओपनिंग रॉ मटेरियल। ये क्या हो गया सर? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। डन। WIP, ये क्या हो गया सर? ओपनिंग WIP। और ये क्या हो गया सर? क्लोजिंग WIP। डन। ये क्या हो गया? ओपनिंग फिनिश गुड्स। और ये क्या हो गया? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। डन। अदर डिटेल्स में क्या दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस कहां जाएगा ये कॉस्ट शीट में? वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं वहां पर ऐड होगा, है ना? कितना? 22,000। डन। फिर क्या दिया है आपको? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ जनरल वर्ड ऐड कर दिया है ना, तो
तो ये कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये कहां पर ऐड होगा? वही कॉस्ट ऑफ सेल्स जब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वहां पर ऐड होगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और क्या डेटा दिया हुआ है देखो, बस खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जहां पे आपको क्या क्या निकालना है? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न्ड। तो ये लास्ट वाला पार्ट तो एकदम इजीली निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिया ही हुआ है, सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। ठीक, अब देखो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है, खुद का कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सोचो। 3,60,000। सर बैक कैलकुलेशन करना है अपने को यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में दो आइटम दिया हुआ है आपको, 22 प्लस 18, तो ये 40। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 40 ऐड किए होंगे तब ना कॉस्ट ऑफ सेल्स आया होगा। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3,60,000। कोई प्रॉब्लम? सर अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं? फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, है ना। तो सर बताइए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 3,60 आया हुआ अपना, क्या 3,60 आया हुआ अपना COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अब अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए। 3,70,000 कैसे आया सर? वेरी गुड सर, अपने तो उल्टा चल रहे हैं ना अभी, बैक कैलकुलेशन। तो क्लोजिंग अभी क्या हो जाएगा? ऐड। ओपनिंग क्या हो जाएगा? माइनस। अब जनरली स्टूडेंट को फॉर्मेट याद रहता है कि सर ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो यहां पर भी वही कर देगा, स्मॉल मिस्टेक्स। ठीक है, तो अपने तो बैक कैलकुलेशन में जा रहे हैं ना, तो सब कुछ उल्टा होगा। प्लस वाला आइटम माइनस, माइनस वाला आइटम प्लस। अपने को नीचे से डेटा दिया हुआ है। हाँ ने कैसे निकाला? हाँ हाँ एकदम, शुरू से तो चल नहीं पाएंगे। क्या रॉ मटेरियल का खाली ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, परचेज वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अपने इसलिए बैक कैलकुलेशन से चल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कितना आया सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 3,70,000। डन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या आता है? अरे वो तो प्लस माइनस का आइटम है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में 3-4 आइटम प्लस माइनस होता है। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होता है, प्राइमरी पैकेजिंग ऐड होता है। कुछ भी दिया हुआ है नहीं, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 370, यही बन जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद WIP ओपनिंग नॉर्मल में ऐड करते थे और क्लोजिंग माइनस, अभी क्या करेंगे? क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग माइनस, तो क्या हो जाएगा सर? 3,80,000 क्या आ जाएगा हमारा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर क्या आता है हमारा? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं,
तब आता है ना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड अपने कैलकुलेट किए कितना, 1 लाख। तो ये 380 जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया, इसका मतलब प्राइम कॉस्ट कितना है हमारा, प्राइम कॉस्ट कितना है, 2,80,000। ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। कितना है डायरेक्ट लेबर, 1,20,000, है ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया, 1,60,000। बन गया हमारा पूरा कॉस्ट शीट। ठीक है। तो हमसे क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्राइम कॉस्ट निकालने, निकल गया। वर्क कॉस्ट पूछा है, अच्छा वर्क कॉस्ट में बोला है क्या ग्रॉस निकालना है कि नेट, कुछ नहीं बोलेगा तो नेट निकाल के देना हमेशा। वर्क कॉस्ट का मतलब आफ्टर डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट। ठीक। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न्ड निकल गया। ठीक, समझ में आया पूरा सम। तो चलो इसको करते हैं। फिगर्स आप लोगों के पास है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। ये पेपर है जनवरी 2021, नोट कर लो। हाँ, जनवरी 2021 का पेपर है ये। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। भाई हम तो एग्जाम का ही पेपर खोले हैं, तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस ऐसे। एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं है। ये आप लोग पैनिक करते हो, इसीलिए नर्वस हो जाते हो, पैनिक करते हो, डर लगता है। वो डर किस लिए लगता है, क्योंकि आपका एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं है। जब आप एडिक्वेट प्रैक्टिस करने लगोगे तो वो डर नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप जाओगे, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा। सीए फाइनल का जब मैं पहला एग्जाम दे रहा था अकाउंट्स का, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना, वो पूरा मतलब एकदम देखा दिखाया सम, खाली डेटा अलग था, छपा हुआ मतलब जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वैसा क्वेश्चन था, लेकिन लिखते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। वो एक मेंटल प्रेशर है, वो रहेगा। लेकिन इसको दूर करने का एक ही तरीका है, एडिक्वेट प्रैक्टिस, एडिक्वेट प्रैक्टिस। ठीक है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा ये नर्वसनेस, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप। ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, घर में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, सम्स बनाइए लिख लिख कर, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, घर में 3 घंटा बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सुधरेगा। मेहनत करना पड़ेगा आपको, खाली सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। ये क्वेश्चन का एक बार डेटा नोट कर लो तो फिर अपने सॉल्व करेंगे। हेलो, क्वेश्चन का डेटा एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। नेक्स्ट पेज में तो कोई डेटा है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। चलिए, सबसे पहले वर्किंग नोट। ठीक है। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा, डायरेक्ट वेजेस बाई 120%।
डायरेक्ट वेजेस कितना था 120 डिवाइडेड बाई 120%, ये आ गया 1 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख आ गया, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अपने क्या करेंगे, जो सीओजीएस है, सीओजीएस, इसमें अगर अपने प्लस कर दें, क्या प्लस कर दे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे प्लस सेलिंग के खर्चे, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सीओजीएस तो नहीं पता, जनरल एडमिन कितना दिया हुआ है 18, और सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 22, या और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया हुआ है 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 3,60,000, कोई प्रॉब्लम? फिर अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अपने अगर सीधा सीधी चलें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने अगर सीधा सीधी चले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या ऐड कर दे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पता नहीं है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50, और क्लोजिंग स्टॉक 60, इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 3,70,000, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, एग्जाम में ना यहाँ पर भी टाइम बचाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 360 प्लस 60 माइनस 50 नहीं लिख के दिखाना है, इतना लिख दिया बहुत है, समझ रहे हो बात, डायरेक्ट 370 लिखो, हम वो भी प्लस माइनस करके क्यों दिखाएंगे, हम इतना ऊपर में लिख दिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हम गधे नहीं है, ये कैलकुलेट करके 370 आया है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है, समय बचाइए, एग्जामिनर को इतना आपको दिखा देना है कि हमको आता है, ये 370 का ऊपर में ये कैलकुलेशन है, अब वो फिर एक बार स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है आपको। नहीं नहीं, ये जो हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 360 प्लस 60 माइनस 50 फिर इज इक्वल टू 370, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। वो सब क्लास 6 7 8 में करते थे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऐसी एग्जाम हॉल में समय बहुत कम रहता है आप लोगों के पास, तो समय को बचाना है, ठीक है। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 370, अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, यही किसके बराबर है,
नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हैं हम ऐसा यहां पे। फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, किसका, WIP, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ऑफ WIP, तो क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया हुआ है, 20, और क्लोजिंग है 30, इज इक्वल टू व्हाट, 370। तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, कितना, 380। डन। ओके, फिर प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे अगर फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट नहीं पता, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, अपने निकाले ना ऊपर 1 लाख, और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया है, 380, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, प्राइम कॉस्ट 280। ओके, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस यहां दिया नहीं है इसलिए ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 280। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 160, ठीक है। और अपने को रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन जस्ट अपने नॉलेज के लिए निकाल रहे हैं। रॉ मटेरियल परचेज कितना किया अपने, देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू व्हाट, कंजम्पशन। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 20, प्लस परचेज, क्लोजिंग कितने, 25, इज इक्वल टू 160। तो परचेज का वैल्यू कितना आया, 165। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो सारा कैलकुलेशन हो गया। अब अपने बनाएंगे क्या, कॉस्ट शीट। ये हो गया सारा। अब अपने बनाएंगे कॉस्ट शीट।
सबसे पहला क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना? 1,60,000। फिर क्या ऐड करें? डायरेक्ट वेजेस 120। ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 2,80,000। ये क्या हो गया हमारा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करें? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना है फैक्ट्री ओवरहेड? हाँ, 1,00,000। ठीक है। तो हमारा ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना हो गया? 380। ये आ गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। डन। अब इसमें क्या प्लस माइनस होगा? ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिया हुआ है? 20। फिर इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30। कितना आया प्लस माइनस करके? 370। ये क्या आया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना। और इसी को हम क्या लिख दे रहे हैं? इसी को हम लिख दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। अब इसमें क्या प्लस माइनस होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना है? 50। और इसी में लेस होगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना? 60,000। ये प्लस माइनस करके क्या आया? कितना आया? 3,60,000। ये 3,60,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। इसमें क्या ऐड किए? कितना दिया हुआ है? 18। और क्या ऐड होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना? 22। तो ये प्लस माइनस करके कितना आ गया? 4,00,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अपने ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट और सेल्स अब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है। पहले अपने प्रॉफिट और सेल्स को कॉस्ट शीट में ही दिखाते थे, लेकिन कॉस्ट शीट अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आके खत्म हो जाता है। तो अपने को तो प्रॉफिट पूछा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट अपने ऐसे लिख के दिखा देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितना है? 5,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 4,00,000।
तो प्रॉफिट इज 1 लाख। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? हाँ, ये सम समझ में आया? एकदम प्लेन बेसिक सिंपल सम था। कॉस्ट शीट के सम्स इतने इजी नहीं होते हैं। दिस वॉज द प्लेन बेसिक सिंपल सम, कुछ एडजस्टमेंट नहीं था इसमें, एकदम सिंपल था। डन है? पक्का समझ में आया सब कुछ? ओके।